मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक दो चीजें बता दूं। जो मेरी समझ है, एक तो मेरी समझ ये है कि नीतीश जी को ये मौका आज नहीं नहीं आज 10 साल पहले था, जब वो देश के सर्वमान्य विपक्ष के प्रतिनिधि के तौर पे उसको लीड कर सकते थे। 2013 की बात कर रहा हूं, जब उन्होंने एनडीए छोड़ा था इस वे, क्योंकि वहां पे मोदी जी का नाम प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए हुआ था। तो वो एक पास्ट है। और मैं बिहार के, मैं अभी उस पर, धनंजय जी आप सेकंड राउंड में उस पर टिप्पणी करिएगा, अभी नहीं। बिहार में हरदम मैंने देखा है कि वहां पे जो वहां के नेता रहे हैं, ग्राउंडेड रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों में बहुत ठीक से अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया, लेकिन बाद के दिनों में आके फिर वो अपना, अब जो लोकल पॉलिटिक्स है और जो, जैसा इन्होंने कहा ना, सत्ता संतुलन की बात है। रामविलास पासवान भी 2002 में, अगर आपको याद हो, तो जो जब गोधरा हुआ था, तो रामविलास पासवान उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने पूरे देश में इसके खिलाफ कस के आवाज उठाई थी। हैविंग सेड दैट, अभी मुझे एक चीज ये लग रही है कि ये जो केजरीवाल साहब के साथ हो रहा है, वहां दो चीजें हैं। ये बिल्कुल गलत हुआ है। एक 3 बार का मैंडेट मिला हुआ है, एक ऐसी सरकार जिसको बार बार जनता चुन रही है। कोई ये भी नहीं कि तोड़फोड़ करके, हेरा फेरी करके, लालच दे के आई है। ऐसी सरकार अगर वहां चुनी हुई है, तो वो अगर सरकार काम करना चाह रही है, तो इसमें क्यों नहीं काम करने दे रही है केंद्र सरकार। एक तरह से वो जनमत का, लोकमत का की जरा पूरी तरह से अवहेलना कर रही है और उसको नकार रही है, पहली चीज। दूसरा, मुझे एक चीज जरा ये समझना होगा प्रोफेसर अखिल स्वामी, जो सबके मन में है और लोग इसका प्रश्न भी पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, खास करके अरविंद केजरीवाल जी को अपना रुख साफ करना पड़ेगा। उनको रुख ये साफ करना पड़ेगा कि वो 2024 के इलेक्शन में, मैं बात सिर्फ 2024 के इलेक्शन की कर रहा हूं, उससे पहले ना दिल्ली का इलेक्शन है ना पंजाब का इलेक्शन है, उससे पहले 3-4 स्टेट में इलेक्शन है जो कांग्रेस, जहां पे मूल रूप से 2 जगह कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो टूट के, आपका कहीं कहीं का देना नहीं है। यहां पे उनको अपना रुख साफ करना पड़ेगा कि वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, कि वो बीजेपी कांग्रेस दोनों से लड़ रहे हैं, या एज अ स्ट्रेटेजी उनको ये ज्यादा आसान लगता है कि कांग्रेस से सत्ता खींचना ज्यादा आसान है या सत्ता से बेदखल करना ज्यादा आसान है। मैं जरा इस पे प्रोफेसर अखिल स्वामी आपका समझना चाहूंगा, क्योंकि देश, लोग भी भ्रमित हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब के साथ जाएं, अगर बीजेपी को हटाना है तो उनके साथ जाएं कि ना जाएं, क्या करें। इस पे जरा आपका रुख समझना चाहता हूं। देखिए आनंद जी, उत्तर प्रदेश की एक कहावत है गांव की कि पंचों की बात सर माथे पे, लेकिन पतनाला तो यहीं गिरेगा। ये मोदी जी की प्रवृत्ति है। मोदी जी कहते हैं चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, चाहे संविधान पीठ हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, मैं अरविंद केजरीवाल को शासन तो नहीं करने दूंगा और सारी सत्ता मेरे हाथ में रहेगी। ये तो मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जो अभी तक रुख था, उसमें यह चीज बिल्कुल स्पष्ट होती थी कि वो कांग्रेस को परास्त कराने के लिए और मोदी जी का समर्थन करने के लिए काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस समय ऐसा आ गया है कि अरविंद केजरीवाल को भी यह बात समझ में आ रही है कि अगर उसी प्रवृत्ति में वो चालू रहे तो इस बार तो जो जिस तरह से थोड़ा बहुत काम चल रहा है 2024 के बाद वो भी काम नहीं चल पाएगा। और कर्नाटका में इसीलिए उन्होंने चुनाव में कोई रुचि नहीं दिखाई, वही हिमाचल में नहीं दिखाई और उन्होंने कांग्रेस को जीतने दिया। अब मैं बात करता हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। आनंद जी, देखिए, जो हम लोग बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की, ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर जैसे बीएसपी उत्तर प्रदेश में अगर आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसका मात्र एक कारण है, जो लोग शायद उससे मेरे से सहमत ना हो, वो कारण यह है कि बीएसपी ने हर उस सीट पर जहां पे मुलायम से ये अखिलेश यादव के यादव और मुस्लिम वोट बैंक थे, वहां पे यादव और मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करके 10,000 वोट काटे थे। ओवैसी ने भी मुसलमान कैंडिडेट खड़े करके मुसलमान वोट काटे थे और इस तरह से कम 70 सीट ऐसी थी जिसमें अखिलेश यादव को ओवैसी ने और बीएसपी ने हरवाया था। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, आप विवेचना इसकी करना चाहें तो कर लें। यह बात बिल्कुल पक्की है कि इन लोगों के बीच में करना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक अलायंस। देखिए, बीजेपी का एक वोट बैंक है और वो वोट बैंक है जिसको हिलाया नहीं जा सकता। सपा का भी एक वोट बैंक है जिसको हिलाया नहीं जा सकता। बीएसपी ओवैसी अगर बीजेपी से समझौता कर लें तो बीजेपी को 100 सीट नहीं मिलेंगी पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में।
क्योंकि वो जो वोट बैंक है ओवैसी के आने की वजह से, वो वोट बैंक की वजह से पूरा हिंदू छटक जाएगा, इसलिए ओवैसी इनडायरेक्टली बीजेपी का समर्थन करेंगे। बीएसपी अलग रहेगी, बीजेपी में नहीं जाएगी, अलग कैंडिडेट खड़ा करके अपोजिशन के कैंडिडेट के वोट बैंक को खराब करके बीजेपी को जिताएगी। ये उसकी रणनीति है। देखिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इसी स्ट्रेटेजी पे चलना पड़ेगा। जहां पे अखिलेश यादव का वोट बैंक काम कर रहा है, वहां पे कांग्रेस को उस वोट बैंक में सेंध लगानी पड़ेगी जो बीजेपी का पक्का वोट बैंक है। अगर 10,000 वोट ओवैसी काटेंगे, 10,000 वोट बीएसपी काटेगी, तो 15,000 वोट कांग्रेस काट के बीजेपी को उतना ही नुकसान पहुंचा देगी और बीजेपी हार जाएगी। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस करना पड़ेगा। इसलिए दिल्ली के अंदर आप सोचिए, कल्पना कीजिए क्या समझौता हो सकता है, कितनी पार्लियामेंट सीट कांग्रेस को आम आदमी पार्टी दे देगी आज की तारीख में? लॉजिक के हिसाब से नहीं देगी, जबकि पिछले भी पार्लियामेंट इलेक्शन में नंबर 2 पे कांग्रेस थी, नंबर 3 पे आम आदमी पार्टी थी। लेकिन नहीं हो पाएगा, पंजाब में भी नहीं हो पाएगा। जो 2 स्टेट ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है, वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सपोर्ट बेस क्लैश करता है। इसलिए स्ट्रेटेजिक अलायंस की जरूरत है। जो नीतीश कुमार जी मेरे ख्याल से जो कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक। कोई जरूरी नहीं कि एक कैंडिडेट, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। अब शरद पवार जी इतने परिपक्व नेता हैं, अगर एक कैंडिडेट खड़ा होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। आपको 2-3 ऐसे डमी कैंडिडेट खड़े करने पड़ेंगे इन्हीं विपक्षी पार्टियों के, जो कि बीजेपी के वोट बैंक को खत्म करें, वरना नहीं आप जीत पाएंगे। क्योंकि जो एक सारी पार्टियां एक होने का मतलब ये है, मुस्लिम परस्त पार्टियां एक तरफ हो गई हैं और हिंदू खतरे में है और सारा हिंदू बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा के समझौते की वजह से हुआ। तो वास्तविकता में स्ट्रेटेजिक अलायंस करना पड़ेगा। और सब आपको पता है कि बीजेपी का वोट बैंक कौन है। वो जो 20% वोट बैंक यूपी के अंदर है, वो 1% भी नहीं हिलेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। यादव वोट जो है वो नहीं हिलेगा, जाटव वोट बैंक नहीं हिलेगा, वो अपनी जगह पे बिल्कुल पक्का है। मुसलमान अगर बटेगा, और मुसलमान इतना अल्पसंख्यक जो अच्छी संख्या में है, इतना स्ट्रेटेजिक वोटिंग करता है, वो नहीं बटेगा। तो इसलिए बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की तीसरी शक्ति को कोशिश करनी पड़ेगी। एक कैंडिडेट अगर खड़ा होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। जी जी जी। प्रोफेसर अखिल, मैं एक चीज, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक हमारे चंद्रमणि पांडे जी हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस, एनसीपी, वाईएसआर कांग्रेस का विलय कांग्रेस में करवाने, ये संभव नहीं है पांडे जी। हर पार्टी अपनी ताकत अपने क्षेत्र में है और वो अपनी ताकत छोड़ेगी नहीं, और उसकी आज वैल्यू भी इसी वजह से है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी है। आज अगर वाईएसआर कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो उसकी क्या आइडेंटिटी रहेगी। खैर, कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, प्रोफेसर, मैं एक वो देख रहा था डेटा, जो 2019 का इलेक्शन हुआ था, तो वहां पे वो पार्टीज जो एनडीए का हिस्सा थी, वो कुल बीजेपी को छोड़ के 8 पार्टी थी। शिवसेना, जेडीयू, एलजेपी, अपना दल, शिरोमणि अकाली दल, आरएलपी राजस्थान वाली, एजेएसयू, एआईएडीएमके। उसमें से 4 और बीजेपी, एनडीए को कुल 351 सीट मिली थी, बीजेपी को 303 सीट मिली थी। इसका मतलब एनडीए की 48 सीट थी। उसमें से आज शिवसेना, जेडीयू और शिरोमणि अकाली दल और आरएलपी भी अब उनके साथ, अभी तो कहता है हनुमान बेनीवाल जी, तो अब ये कह रहे हैं उनके साथ नहीं है। मैं ऐसे में आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब क्या कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को कुछ नए उनकी तलाश है? बीजेपी इज लुकिंग फॉर न्यू पार्टीज, न्यू गठबंधन, नए लोग, क्योंकि अदरवाइज अगर वो अकेले जा रहे हैं तो उनको थोड़ी मुश्किल हो रही है। देखिए आनंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि डूबती हुई नाव में कोई सवारी नहीं करना चाहता। नए आदमियों को छोड़ दीजिए। त्रिपुरा में भी बीजेपी टूट रही है, आपने खबर सुनी होगी। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी उसी प्रकार से टूट रही है जैसे कर्नाटका में टूटी थी। मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बड़े नेता बीजेपी को छोड़ रहे हो। देखिए, मेरी जो अपनी थोड़ी भी रिसर्च की नॉलेज है उसके हिसाब से, जिस दिन चुनाव, जिस प्रदेश का चुनाव घोषित होगा, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़ेंगे। और 2024 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन डिक्लेयर होगा, ऐसे ऐसे नेता बीजेपी छोड़ेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यही हरियाणा में होने वाला है। 20 सिटिंग एमपी एमएलए बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार हैं जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होगा। बीजेपी आज की तारीख में डूबती हुई नैया है। अब इसमें नए को तो छोड़ दीजिए, जो सवार हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे।
जी जी